वीडियो अंत तक देखें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियम कैसे होते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है। तो भौतिक विज्ञान के जो नियम होते हैं वो पहली बात तो अचर होते हैं और संरक्षित प्रकृति के होते हैं। दो चीज़ याद रखनी है आपको। भौतिक विज्ञान के नियम कैसे होते हैं, अचर और संरक्षित प्रकृति के होते हैं। अब ये अचर का मतलब क्या है? अचर का मतलब है, या अचर का अर्थ है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होती, उन्हें अचर कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी प्रक्रम में नियत रहती हैं। अब प्रक्रम का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रक्रम का मतलब होता है, अर्थ होता है एक विधि जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी अवस्था को चेंज करता है, परिवर्तित करता है, उसे प्रक्रम कहते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी प्रक्रम में नियत रहती है संरक्षी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और ऐसे नियम जो उन संरक्षी राशियों की व्याख्या करते हैं या उन्हें समझाते हैं, उन्हें हम संरक्षी नियम कहते हैं या संरक्षण नियम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भौतिक विज्ञान के नियम हैं वो कैसे होते हैं। एक तो अचर होते हैं और दूसरे संरक्षी होते हैं। आज हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि अचर क्या होता है, संरक्षी क्या होता है। तो कुछ नियम हैं भौतिक विज्ञान के अंदर जिन्हें हम संरक्षण नियम कहते हैं। जैसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा ऊर्जा संरक्षण का नियम, तीसरा रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, अगला है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, या फिर आवेश संरक्षण का नियम। ये सभी जो नियम होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं, यानी ये पूरे यूनिवर्स में सही पाए जाते हैं और इनका कभी भी उल्लंघन नहीं होता, कभी भी इनका जो है वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। फिर है हमारा ये इसका कि इनके भौतिक महत्व क्या है या भौतिक सार्थकता क्या है इनकी। तो पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको चिरसम्मत यांत्रिकी। तो उसमें बताया था मैंने कि चिरसम्मत यांत्रिकी विज्ञान की या फिजिक्स की वह शाखा होती है जिसमें न्यूटन की गति के नियम अप्लाई हो जाते हैं। तो न्यूटन की गति के नियम से हम किसी वस्तु की स्थिति की यानी स्थिति विज्ञान और गति की यानी गति विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये अध्ययन होता है वो बहुत ही जटिल होता है और संरक्षण जो नियम होते हैं वो इस जटिलता को कम कर सकते हैं या कम कर देते हैं। अब ये कैसे कम करते हैं? जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आगे चल के, और जब आप ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाओगे, संवेग संरक्षण का नियम लगाओगे, तो ये बात आपको उसमें पता चल जाएगी कि कैसे ये जिन चीज़ों को हम न्यूटन के गति के नियम से निकाल सकते हैं वो बहुत जटिल होते हैं। तो जटिलता को कैसे कम करते हैं ये आपको आगे क्लास में पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण और रैखिक संवेग के संरक्षण नियम से हम वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आदि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात तो हम न्यूटन के 3 नियमों से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उन तीनों से सॉल्यूशन की या हल की जटिलता इतना बढ़ जाती है कि हम उन्हें सॉल्व करना आसान नहीं होता। इसलिए हम ऊर्जा संरक्षण और रैखिक संवेग संरक्षण के नियम को एक साथ लगाकर वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आदि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये आपको 11वीं में ही जब आप संघटन नाम का एक टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आएगा आपको। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से हम ग्रहों की स्थिति के बारे में जान सकते हैं कि गति कैसी होती है, कब उसका वेग ज़्यादा होता है, कब उस ग्रह का वेग कम होता है। तो सारी बातें पता चलती हैं हमको कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से। फिर अगला है आपका, नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये कहता तो ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, यानी अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा उत्पादकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसका जो उपयोग है वो उत्पादक या फिर अभिकारक के अज्ञात द्रव्यमानों को ज्ञात करने में किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो संरक्षण नियम होते हैं
वो केवल विलगित निकाय के लिए ही लागू होते हैं। ध्यान रखना है आपको, किसके लिए लागू होते हैं? केवल विलगित निकाय के लिए। और विलगित निकाय क्या होता है? विलगित निकाय भौतिकी में एक ऐसा निकाय होता है जिस पर बाह्य बल का मान शून्य होता है, उसमें आंतरिक बल कार्य करते हैं। और आंतरिक बल कैसे बल होते हैं? संरक्षी बल। उनकी जो प्रकृति होती है वो संरक्षी टाइप की होती है। और संरक्षी बल क्या होते हैं ये मैं आपको अगले चैप्टर्स में बताऊंगा। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम, जो भौतिकी में जिनका अमूल्य स्थान है। पहले हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। तो सीवी रमन का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, और इसी खोज के लिए 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। और रमन प्रभाव क्या है इसे देख लेते हैं। तो रमन प्रभाव ये कहता है कि जब एक वर्णी प्रकाश, यानी एक ऐसा प्रकाश जिसमें एक ही तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश हो, किसी पदार्थ पर आपतित होता है, तो उस प्रकाश में से छोटा भाग पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं से प्रकर्णित हो जाता है, और इसे ही हम रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन कहते हैं। अब इस रमन प्रकीर्णन का क्या उपयोग है ये अभी हम देखेंगे कि तो रमन प्रभाव के जो उपयोग हैं वो है औषधि पदार्थों के औषधीय उद्योग में। पहला तो औषधीय उद्योग यानी कि जहाँ पर आपकी दवाइयाँ बनती हैं उस उद्योग में रमन प्रभाव का उपयोग किया जाता है। पदार्थों के गुणात्मक अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है रमन प्रभाव का। औषधियों के विश्लेषण में, भूविज्ञान में और पुरातत्व विभाग में तथा फॉरेंसिक जांच में। अब ये कैसे रमन प्रभाव को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। अभी तो खाली आपको ध्यान रखना है कि रमन प्रभाव क्या है और कहाँ कहाँ इसका हम यूज कर सकते हैं। दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे सत्येंद्रनाथ बोस। तो सत्येंद्रनाथ बोस ने क्वांटम भौतिकी में सराहनीय काम किया, ध्यान रखेंगे आप। और इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन संघनन का सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत दिया था बोस आइंस्टीन संघनन। और इन्होंने कहा था कि जो विकिरण होता है वो फोटॉन नामक कणों की गैस है या फोटॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है, और ये फोटॉन भिन्न भिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में रहते हैं। और ऊष्मागतिकी सांख्यिकी में इनके अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए कणों का एक समूह था जिसका नाम रखा गया बोसान। इस समूह में जो कण आएंगे उन्हें हम बोसान कहेंगे। नेक्स्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। ये नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जर्मनी के वैज्ञानिक थे ये, और इन्होंने 1905 में 3 शोध पत्र को प्रकाशित किया, और तभी से फिर आइंस्टीन पूरे विश्व में फेमस हो गए। जो इनका प्रथम शोध पत्र था उसमें उन्होंने प्रकाश क्वांटा के बारे में कहा, और प्रकाश क्वांटा के आधार पर इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कर डाली या उसकी व्याख्या कर दी, जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत नहीं समझा सका था। और इसी महान कार्य के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था। तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। दूसरे शोध पत्र में उन्होंने ब्राउनी गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और इस सिद्धांत से हमें पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा जो शोध पत्र था इनका वो संबंधित था अपेक्षता के सिद्धांत से। बहुत ही फेमस सिद्धांत था। और इस सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने एक रिलेशन दिया जिसे हम
द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता रिलेशन कहते हैं। और इन्होंने बताया कि द्रव्यमान है उसे ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, या द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और वो E=mc² नामक सूत्र से द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो एक जो पहला चैप्टर था वो आपका आज ख़त्म हो गया है। धन्यवाद।